Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. Our today topic is from class 9th, chapter 4th, linear equation in two variables. And today we are going to learn equation of a line which is parallel to x-axis, which is parallel to y-axis. Also we will learn about equation of x-axis, equation of y-axis. And in the same series, we will solve exercise 4.3 and 4.4 from NCERT book. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जहां अपनी एक्सरसाइज छोड़ी थी 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया था, ग्राफ ड्रॉ करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया था। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मैनी सच मोर लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो आपको क्या याद रखना है, देखो ये एक कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि एक किसी भी पॉइंट से इन्फिनेटिव लाइन होके जा सकती है। तो ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का सेकंड वाला, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक लाइन से हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटिव लाइन होके जा सकती है, लेकिन दो पॉइंट से एक ही लाइन पास थ्रू होके जाएगी। ओके, सो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि इसके इन्फिनेटिव लाइंस जो हैं वो इससे होके जा सकती हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट की। तो चलिए, अभी देखो जो हमें पॉइंट्स दिया गया था वो था 2,14, उसमें एब्सिसा का वैल्यू था 2, ऑर्डिनेट का वैल्यू था हमारे पास 14। तो एब्सिसा किसकी वैल्यू होती है, एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट किसकी होती है, वाई की होती है। तो हम इनकी हेल्प लेके एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है, 2+14। तो 2+14 आपको सभी को पता है कितना बनेगा, 16। तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16, जो कि हमारा क्या बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। गॉट इट। अभी इसी तरह से देखते हैं कि मुझे अपने पास से कुछ भी लेना है। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल कोई भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3x प्लस वाई लिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं y माइनस एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, y का देखो 14 है, x का 2 है, तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 12। ओके, सो दैट मीन्स मुझे एक इक्वेशन मिल गया, और वो इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आप x को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। गॉट इट। या फिर आप इसको x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो ये तो सिर्फ हम उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो इस तरह से आप इसके इन्फिनिटिव लाइंस जो हैं आप इसके बना सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो पूछे गए थे, तो एक हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और दूसरा इसी तरह से 3x प्लस वाई जो हमने 20 जिसका आंसर आया है उस इक्वेशन को बनाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू कितना लेंगे जो कि एब्सिसा का वैल्यू है 3, y का वैल्यू कितना लेंगे जो कि 4 है। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो y का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। गॉट इट। सो ये कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 7। तो 7 को ट्रांसपोज करेंगे, 12 इज इक्वल टू आया था हमारे पास 3a प्लस 7, 7 को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। सो 12, ये 7 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा। सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3a,
और a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 5/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5/3। गॉट इट। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी is as follow: for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer, rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे आपको ये बताया गया है कि कोई भी एक सिटी है जिसमें आपको एक तो फर्स्ट किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है कितना, ₹8, और बाकी जितने भी किलोमीटर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है कितना, ₹5 पर किलोमीटर से। अब देखो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही समझाता हूँ कि अगर आप 1 किलोमीटर गए तो आपने कितने रुपीस दिया, 8। अगर आपने 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 1+1, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आप 8 देते हैं और बाकी के लिए कितना देते हैं, 5। तो दैट मीन्स इस बार आपका आंसर कितना आना चाहिए था, 8+5 मतलब ₹13 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इसी तरह से अगर आपने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 3 किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे, 1 और +2, क्योंकि 1 किलोमीटर का फिक्स्ड है वो 8 है, और 2 किलोमीटर के लिए ₹5 से चार्ज होता है। दैट मीन्स 2 × 5, तो 8+10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ₹18। गॉट इट। अब आपको समझ आ गया होगा। सो सिंपल सा तरीका इसको सॉल्व करने का, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम जो गिवन था उसी को लेके चलेंगे, और उसमें क्या गिवन था हमें कि हमारे पास जो टोटल फेयर है वो है ₹5, टोटल डिस्टेंस है x। तो टोटल फेयर जो है वो किसके इक्वल होगा, फिक्स चार्ज, जो कि हर बार आपसे लिया जा रहा है 1 किलोमीटर के लिए। गॉट इट। उसके बाद टोटल डिस्टेंस -1। टोटल डिस्टेंस -1 क्यों हो गया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 3 किलोमीटर गए ना बच्चे, तो 3 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का तो फिक्स हो गया, +2। तो ये जो फिक्स्ड है ये तो यहाँ पे आ गया फिक्स चार्ज, प्लस टोटल डिस्टेंस कितना था, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट होके तभी तो 2 मिला है ना। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर तो आगे जाना है, और उसी के लिए ₹5 से हमें पैसे देने हैं उसको। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से फिक्स चार्ज जो कि था आपका 8, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जिसको आप लेके जा रहे हो x-1, तो आप देख सकते हो x-1 मल्टीप्लाई ये है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, इसका मतलब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए जो चार्ज हमसे लिया जा रहा है। गॉट इट। तो ये सिंपल सा है, इसको आप सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 8 + 5x-5, जिसको आप सॉल्व कर दें तो कितना मिलता है, y इज इक्वल टू 5x+3, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5x-y+3 इज इक्वल टू 0, जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप सभी को ग्राफ ड्रॉ करना आता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, क्योंकि देखो ये है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से फेयर जो है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास डिस्टेंस और फेयर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। गॉट इट। नेगेटिव वैल्यू हम वहाँ पे नहीं लेंगे। सो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। मैं इसका आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा। ओके, हाँ, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं हम कि ग्राफ क्या है। देखो ये इसके ग्राफ दे रखे हैं, और इसमें से आपको जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उस इक्वेशन को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला है x इज इक्वल टू वाई, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2+3y इज इक्वल टू 7x। ये इस फिगर के लिए दे रखा है और ये आपको दे रखा है इस फिगर के लिए। दोनों क्वेश्चन एक तरह से ही चेक होंगे, इसी तरह से सॉल्व होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इसका स्ट्रेट लाइन 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट से होके गया है, किस किस से, एक तो है आपके पास -1 और -1, दूसरा है ओरिजिन पॉइंट दैट इज 0 0, और तीसरा है थर्ड पॉइंट दैट इज 1, -1। देखो बच्चे, अगर ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रहे होंगे। और सोच लो कि अगर ये
इक्वेशन का ग्राफ ये है, तो ये तीनों पॉइंट्स की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर ये एक भी सेटिस्फाई नहीं होता, दो सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक नहीं होता, तो ये इक्वेशन नहीं होगा हमारा। इसका मतलब इनमें से जिस भी इक्वेशन में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे वैल्यू, -1 1 को पुट करेंगे, 0 0 को पुट करेंगे, फिर 1 -1 को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी उसी को हम अपना क्या बताएंगे, आंसर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बिलो दैट, जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे वो क्या क्या थे, -1 1 0 ठीक है। और इसके साथ में फिर था हमारे पास 1 -1, तीन कोऑर्डिनेट्स थे। तो हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन में पुट कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन था y = x। तो y = x में देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स लेते हैं -1 और -1। इसमें x का वैल्यू कितना है, -1, और y का वैल्यू कितना है, +1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। तो y का वैल्यू हमने पुट किया 1 और x का -1। तो आप देख सकते हैं 1 डज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता। अभी दूसरा रख के देखेंगे 0 0, तो x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है। क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेक कर रहे हैं। ओके, सो इस बार थर्ड कोऑर्डिनेट्स है 1 -1, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला है, -1, x का वैल्यू मिला है 1। सो -1 = 1, गॉट इट। अब ये भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो x = y जो था, वो जो गिवन ग्राफ दिया गया है उसका इक्वेशन नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x + y = 0, गॉट इट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू हम क्या पुट करें, सबसे पहले -1, और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, +1। सो देखो बच्चे, -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0, जो कि राइट हैंड साइड है। जो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अभी फिर चलते हैं x + y = 0 में। इस बार क्या पुट करेंगे, x = 0 और y = 0, जो कि हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट्स थे। तो 0 + 0 = 0 ही मिलता है, जो राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाइड हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक और सेटिस्फाई हो जाता है तो यही हमारा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा, जिसका ग्राफ क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको देखते हैं। थर्ड में हमारे क्या दिया गया था, थर्ड कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 1 -1। इसका मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। तो ये भी हमने पुट किया। तो 1 + -1 = 0 एंड 1 + -1 एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0। अब आप देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि गिवन ग्राफ जो है वो इक्वेशन x + y = 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा क्या दिया गया है। इसमें लिखा गया है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन और कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इज फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द graph of the same by taking the constant force as a 5 units and also read the graph of the work done. The distance traveled by the body is 2 units and 5 यूनिट्स। आपको सबसे पहले एक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करके पता करना है कि अगर फोर्स 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा, अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया था कि जो हमारे पास वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जितना डिस्टेंस बॉडी ने किया है। तो हमने लेट कर लिया वर्क डन बाय ए बॉडी and that is equal to W, and the work distance traveled by the same body is equal to D. So according to the question हमें दिया गया है that work done is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay, so we can write W is directly proportional to the D. Okay, so also we can write W is equal to F multiply D, where F is a constant फोर्स। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये, ठीक है।
अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी आप पढ़ लोगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। एफ क्या है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन में कितनी? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन में लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट फोर्स 5 यूनिट गिवन था, सो एफ इज इक्वल टू 5। जस्ट पुट द वैल्यू, सो वी गोट डब्ल्यू माइनस 5 डी इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन आ गया है। ठीक है, और किसका इक्वेशन आ गया है? ये आ गया है वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी के बीच में। अब देखो, जैसे हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप एक्स सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल को वाई लेट कर सकते हो, या फिर डब्ल्यू और डी में ही रहने दीजिए और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बच्चे इसका ग्राफ आप ड्रॉ करके दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ आएगा कैसे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टेबल बाय ए बॉडी 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज इट वाज 5d। सो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, एंड व्हेन द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन शुड बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। गॉट इट। सो बच्चे इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। ओके, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। ये 0 0 है और ये है हमारे पास 5 और 1, ये है 10 एंड 2। ठीक है, आपने देखा था जब 2 यूनिट था तो आपके पास वर्क डन कितना आया था? 10 यूनिट्स। और जब आपके पास डिस्टेंस था, ये जब डिस्टेंस 0 था तो वर्क डन भी कितना आया था आपके पास? 0। तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट 10 2। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, रीड करते हैं। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट a linear equation which satisfied the data and take contribution, their contribution as x and y। तो सिंपल है बेटा, x और y। ठीक है, x मान लेते हैं कि x किसका है? यामिनी का। ठीक है, और y जो है कंट्रीब्यूशन किसका है? फातिमा का। ठीक है, तो दोनों ने मिलके कितना किया है? दोनों ने मिलके 100 किया है। तो सिंपल सा इक्वेशन बन के आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और इसका आपको क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। गॉट इट, आप कर सकते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो 8 देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दैट in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where it is in the countries like India, it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts the Fahrenheit into Celsius. Okay, so ये इक्वेशन आपको दिया गया है। इस इक्वेशन के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बताया गया कुछ कंट्री हैं जिनमें सेल्सियस में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, और कुछ कंट्री हैं जिनमें फ़ारेनहाइट में किया जाता है। गॉट इट। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब आपसे इन 4 इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा गया ड्रॉ द ग्राफ। आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ग्राफ इसका आएगा। इस तरह का ग्राफ कुछ इस क्वेश्चन का आपको मिलेगा। आप ध्यान से देख लेना, अपने ग्राफ से मैच कर लेना। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है दैट इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी इन फ़ारेनहाइट। थर्ड में पूछा गया है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इट शुड बी इन सेल्सियस। और इसके बाद आपसे पूछा गया है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। इसका फोर्थ पार्ट तो आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक बार सेल्सियस का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे और फ़ारेनहाइट का निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी बार आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में और सेल्सियस का निकाल लेंगे। गॉट इट। बाकी जो पार्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं आपको। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। उसमें आपको सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया गया था? 30 डिग्री। फ़ारेनहाइट में आपको निकालना था। तो सिंपली इक्वेशन में सेल्सियस का वैल्यू 30 पुट कर दीजिए। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 6 या 30, 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके,
थर्ड पार्ट जो आपसे दिया गया था उसमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया था 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें एफ का वैल्यू 95 पुट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, 32 को ट्रांसपोज किया, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 63 एंड 63 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस। सो सेल्सियस वुड बी इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9, जो कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ पार्ट है। ओके, आपको दिया गया था इसमें, देखो इसमें आपको दिया गया था दैट इफ़ द टेम्परेचर आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर दोनों के टेम्परेचर जो हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएं, तो ऐसा कोई टेम्परेचर है इसमें दोनों के टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल ही हो जाएंगे। तो अगर न्यूमेरिकली इक्वल होंगे तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस के इक्वल होगा। तो बस इसी का इम्प्लीमेंट करते हैं और इक्वेशन में क्या करेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के इक्वल पुट करते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई एफ प्लस 32। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या दिया गया, 9f मल्टीप्लाई किया है 5 का हमने। सो एलसीएम लेने के बाद 5f इज इक्वल टू 9f प्लस 160 और सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू -40। सो कौन सा टेम्परेचर है, वो है -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट इट। तो ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई। एक्सरसाइज 4.4 की बात करते हैं। बेटा छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये भी इक्वेशन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से y इज इक्वल टू 3 दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -9 ट्रांसपोज होने के बाद, और x की वैल्यू आ जाएगी -9/2 जो कितनी आती है -4.5। तो इस तरह से दोनों को आपको सीखना है कि 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बच्चे, अभी हम समझ लेते हैं एक्सरसाइज 4.4, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा बस बताना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपने स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब वो फिर y के एक ही पॉइंट से होके जा रहा है, और वो ओरिजिन जहाँ पे y का वैल्यू क्या होता है, 0। गॉट इट। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देखो वो लाइन कैसे होके जा सकती है, ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल या तो यहाँ से होके जाएगी या फिर यहाँ से होके जाएगी। तो ये है वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और ए रिप्रेजेंट करता है बेटा डिस्टेंस को। डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम origin points। got it। so similarly equation of a line which is parallel to y axis that is x is equal to plus minus b। तो आप इनको ध्यान से याद रखना। देखो इक्वेशन ग्राफ में आप देख भी सकते हो, ये है आपके पास y is equal to 3 जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ था तो हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही रिप्रेजेंट किया है। ये y इज इक्वल टू -4 है, क्योंकि y इज इक्वल टू -4 नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट। सो ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के। सिमिलरली ये जो है ये किसके पैरेलल है, ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल है। गॉट इट। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज देखो 4.4 में आपको सबसे पहले क्या बताया गया कि y इज इक्वल टू 3 को 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए। तो बेटा इसके लिए एक चीज़ याद रखना, जब भी आप 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को ही बोलेगा। वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एक कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू 3 और उसको बोलता है 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके बताइए और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो जब आप 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर y एक्सिस के लिए दे रखा है जैसे y इज इक्वल टू 3, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है। लेकिन अगर आपको बोला गया x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू -4.5 है, तो आप उसको हॉरिजेंटल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है। इसको 2 वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए पहले। ऐसे आप दिया गया है y इज इक्वल टू 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई
-3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें टू दोनों वेरिएबल हैं, इसमें x भी है और y भी है, गॉट इट। अब इसमें x का वैल्यू अगर हम 1 भी पुट करेंगे तो भी y के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होना, क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग ये टर्म्स फिर भी जीरो रहेगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से। तो जैसे ही आप y इज इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने का और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो पैरेलल होनी चाहिए किसके, क्योंकि ये y में है तो x एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से ये जो है ये x इज इक्वल टू -4.5 आएगा, तो ये किसके पैरेलल होके जाएगी? y एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी, गॉट इट। तो याद रखना वन वेरिएबल के लिए सिर्फ हम नंबर लाइन का यूज करते हैं, लेकिन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं, गॉट इट बच्चे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय।